So hello people, this is your channel CVB and in this video we are going to solve the another question of chapter leasing। तो इसके पहले हम जो है 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, और वो क्वेश्चन भी जो है अच्छे क्वेश्चन थे, जिसमें दूसरा क्वेश्चन तो पहले वाले क्वेश्चन से सिमिलर ही था, ठीक है। फिर हमने करने के बाद फिर हमने बोला कि भैया हम दूसरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहला ही क्वेश्चन करेंगे। अब जो है हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इसके पहले 2 वीडियो है, आप देख लीजिएगा, वो 2 वीडियो है, उस 2 वीडियो में आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। वो 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब क्या लिखा हुआ इधर, ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ABC लिमिटेड सेल कंप्यूटर सर्विस टू इट्स क्लाइंट। तो ABC लिमिटेड जो है कंप्यूटर सर्विस सेल करता है क्लाइंट को, तो ठीक है, कंप्यूटर सर्विस दे रहा है, ठीक है। द कंपनी हैज़ रिसेंटली कंप्लीटेड अ फीजिबिलिटी स्टडी एंड डिसाइड टू एक्वायर। अब वो सोच रही कि एक्वायर करते हैं एन एडिशनल कंप्यूटर, ठीक है। तो डिसाइडेड टू एक्वायर एन एडिशनल कंप्यूटर एंड डिटेल्स ऐसी दे के रखी है आपको, ठीक है। किसी भी एसेट को एक्वायर करने से पहले उन्होंने फीजिबिलिटी स्टडी करी है एंड ये सब चीज़ें आपको दे के रखी है, ठीक। तो आपको दे के रखा परचेस प्राइस, आपको मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स और इंश्योरेंस जो आपको पे करना पड़ेगा, जो एडिशनल एक्सपेंसेस जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए लगेंगे, और अगर इफ़ द कंप्यूटर इज़ रेंटेड फ्रॉम ओनर, या अगर आपने लीज़ पे लिया है, ठीक है, तो ये हमने हो गया बाय का। अब लीज़ पे लिया है तो जो है एनुअल रेंट जो है 85,000 और 5% ऑफ एनुअल बिलिंग्स, और रेंट जो है ड्यू होगा लास्ट डे ऑफ ईच ईयर। तो समझ रहे हो, ठीक है। देख ले तो दोनों सिचुएशन। तो एक जगह हमने जो है परचेज प्राइस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, एडिशनल एक्सपेंसेस लिखा। दूसरी जगह हमने जो लिखा कि अगर हम बोरो कर रहे हैं तो रेंट पे करना पड़ेगा, तो रेंट और 5% ऑफ एनुअल बिलिंग। अब ड्यू टू कॉम्पिटिटिव कंडीशन द कंपनी फील दैट इट विल बी नेसेसरी टू रिप्लेस द कंप्यूटर एट द एंड ऑफ 3 ईयर। अब ये कंपनी फील कर रही है कि ये तो ज़रूरी है कि रिप्लेस कर दो कंप्यूटर एट द एंड ऑफ 3 ईयर, ठीक है। विद अ मोर एडवांस मॉडल द रीसेल वैल्यू इसकी जो है, ठीक है, तो ये 3 साल में रिप्लेस हो जाएगा। 1.1 लाख इसकी रीसेल वैल्यू है। इनकम टैक्स का रेट देकर रखा है, SLM मेथड है, ठीक है। तो टैक्स है 50%, ठीक है। तो SLM मेथड है डेप्रिसिएशन की। द एस्टिमेटेड एनुअल बिलिंग, अब देखो, अभी अपन बात करें तो 5% ऑफ एनुअल बिलिंग, तो बोले एस्टिमेटेड एनुअल बिलिंग फॉर द सर्विसेज ऑफ द न्यू कंप्यूटर विल बी 2,20,000। देखो, तो एस्टिमेट एनुअल बिलिंग भी आपको दे के रखी है, ठीक है, न्यू कंप्यूटर की। फॉर द सर्विसेज ऑफ द न्यू कंप्यूटर 2,20,000 है, ठीक है। फर्स्ट ईयर 2,60,000 है, सब्सिक्वेंट 2 ईयर। तो ये एनुअल बिलिंग दे के रखी है। इस तरीके से आप एनुअल रेंट निकाल सकते हो। सो इफ़ द कंप्यूटर इज़ परचेज द कंपनी विल बोरो टू फाइनेंस द परचेस, ठीक है। तो कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं तो बोरो तो करना पड़ेगा। तब जब बोरो करना पड़ेगा तो 16% का रेट है, इंटरेस्ट जो है रेगुलरली पे होगा, और प्रिंसिपल विल बी रिटर्न एट 1 लमसम एट द एंड ऑफ ईयर 3। मतलब कि प्रिंसिपल लमसम पे होगा एंड एट द एंड ऑफ ईयर 3, मतलब कि ये बुलेट रिपेमेंट है, ठीक है। अब शुड द कंपनी परचेज द कंप्यूटर, अब उसको परचेस करना चाहिए कि लीज करना चाहिए, तो ऑब्वियस बात है लेसी के एंगल से पूछ रहे हैं। तो अस्यूम स्ट्रेट लाइन रेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, सैलरी वैल्यू 1,10,000 है। इवेल्युएट द प्रपोजल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर, ओके, एंड इवेल्युएट द प्रपोजल। पहले तो कंपनी को परचेस करना चाहिए कि लीज करना चाहिए, दूसरा है कि प्रपोजल को इवेल्युएट कर लो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर 12% है तो सुनो, तो लेसी का प्रपोजल है, तो लेसी के हिसाब से तो पहले अपन देख लेते हैं, अगर रेंट होगा तो रेंट कितना पे करना पड़ेगा। तो बात करें अगर हम रेंट की, तो भैया 85,000 प्लस 2,20,000 जो था, 2,20,000 जो है ये, इसका हम बाकायदा इसका 5% करेंगे, ठीक है, हमारा आ जाएगा 96,000। फिर आएगा 85,000 प्लस 2,60,000 का 5% करेंगे तो आएगा 98,000, ठीक है। और फिर तीसरे का भी 98,000 है। अब बात यह है कि डिस्काउंटिंग किससे करें, रेट की बात करें, सिर्फ इनकम टैक्स रेट इधर दे के रखा है, इंटरेस्ट रेट दे के रखा है, ठीक है। और इवेल्युएट द प्रपोजल, अगर कॉस्ट ऑफ लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12 है तो समझो ये तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। अभी हम लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ले कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ऐसे केस में 16 है ना, तो 1 - 3 कर लो, तो मतलब कि 8 आपका प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। देखो इधर भी उन्होंने रेंट में ऐसे ही करा हुआ है, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ है जो हम हमेशा भूल जाते हैं, या चीज़ों को, ये पर्टिकुलर चीज़ को हमको याद रखना चाहिए, जो है कि अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो टैक्स माइनस तो होगा। तो जब 96,000 है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 48,000 हो जाएगा, ठीक है। बाकी 49,000 और 49,000 हो जाएगा, 8% का लग जाएगा हमें
क्या लग जाएगा, 8% का लग जाएगा हमारी डिस्काउंटिंग रेट। और इस तरीके से हमने प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो इसको तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 125 जो है 347, इस तरीके से हमारा जो है आउटफ्लो आ जाएगा लीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो इधर कोई सब्सिडी नहीं दे के रखी कि हमने कॉस्ट ऑफ मशीन में से माइनस कर दी। इधर कॉस्ट ऑफ मशीन अगर हम देखें तो वो तो दे के रखा है। इधर कितना है कॉस्ट ऑफ मशीन, 2,30,000, ठीक है। तो इतना ही आप लोन ले रहे हो। तो एक तो अपन जो है इंटरेस्ट का टेबल बना लेते हैं। देखो 125 347 तो है, एक अपन इंटरेस्ट का टेबल बना लेते हैं, राइट। तो 2,30,000 है, तो 2,30,000 पे अपन पहले 16% है ना इंटरेस्ट, वो जोड़ लेते 36,800, ठीक है। अब इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट है क्या ये, भाई ऐसा नहीं है, जितना आया इंटरेस्ट उतना ही पे करना है। तो वो गया 2,30,000, अगले साल का ओपनिंग भी 2,30,000 ही है, फिर वापस 36,800 ही आएगा, ठीक है। फिर 36,800 पे कर देंगे, फिर 2.3 लाख है, अगले साल भी 2.3 लाख है। पर अब इधर 2.3 लाख पे अपन 36,800 तो करेंगे, पर इधर पेमेंट होगा, ठीक है। तो 2,30,000 तो होगा ही होगा, प्लस 36,800, तो इधर 2.66 2,66,800 इस तरीके से आपका जो है लोन पे ऑफ हो जाएगा। तो इधर मैं ऐसा बात नहीं करते हुए कि इंस्टॉलमेंट तो इधर कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, पर हाँ आउटफ्लो तो हो रहा है 36,800 पहले साल, दूसरे साल 36,800, और तीसरे साल जो है 2,66,800। अब सिंस अगर आप परचेस कर रहे हो तो आपको जो है बाकायदा SLM मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो आप डेप्रिसिएशन भी लगा ही लो, है ना। आपने इंटरेस्ट तो कर लिया कैलकुलेट, अब आप डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, डेप्रिसिएशन भी लिख लो। तो पहले आपने पहले वाले कॉलम में लिखा 36,800 36,800 2,66,800, दूसरे कॉलम में आप इंटरेस्ट लिख लो, अलग से लिख लो 36,800, तीसरे में भी 36,800, ठीक है। डेप्रिसिएशन लिखना था। तो परचेस प्राइस जब 2,30,000 है और अगर जो है 1,10,000 सैलवेज है, तो 2,30,000 और 1,10,000, 2,30,000, तो 1,20,000 है, और 1,20,000 डिवाइड बाई 3 हुआ। तो जो डेप्रिसिएशन है वो आपका डेप्रिसिएशन जो है, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन ये भी 40,000 आ गया, ठीक है। 40,000 40,000 40,000, ठीक है। अभी जो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन है इस पर आपने टैक्स शील्ड कैलकुलेट किया, 50% आपका टैक्स शील्ड है, तो 36,000 प्लस 40,000, 76,800 का 50%, ये हो गया हमारा 38,000। ये 38,000 हमारा टैक्स शील्ड है, और 38,000 टैक्स शील्ड है तो ऑब्वियस सी बात है इससे आपको बेनिफिट हो रहा है, राइट। और समझो इसमें एक चीज़ और है, ये सिर्फ अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ रिपेयर, इसमें सिर्फ यही काफ़ी नहीं था कि हमने इंटरेस्ट ले लिया और डेप्रिसिएशन ले लिया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस और एडिशनल एक्सपेंसेस भी थे। अगर आप देखो तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना था, वो 20,000 लग रहे थे हर साल, और एडिशनल एक्सपेंसेस टू ऑपरेट द कंप्यूटर वो थे 80,000। तो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन जो था हमारा 36,000 और एक 40,000 था इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। फिर जो है एडिशनल जो 20,000 का खर्चा है वो भी ऐड करो, 20,000 20,000 20,000। तो एक तरीके से हर साल का जो अपना खर्चा है जिसमें इंटरेस्ट 800 प्लस 40,000, ठीक है, डेप्रिसिएशन और 20,000, ये हो गया हमारा 96,800, और 96,800 का 50% किया तो 48,400 हमारा जो है टैक्स शील्ड आ गया। तो ये अगर आप देखो तो जो है 48,400 हमारा टैक्स शील्ड आ गया, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस और 48,400 आया। पर वो एडिशनल एक्सपेंडिचर का क्या करा वो अभी अब समझो। इधर एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि जब भी आप जो है एसेट परचेस करते हैं, ठीक है, आप बोरो करके परचेस कर रहे हैं, ठीक है, आपने बोरो करा है, इंटरेस्ट एक खर्चा है, मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है वो उस पर मेंटेनेंस पे करना पड़ता है। अब यूजुअली क्या होता है कि आपने बोरो करा, ठीक है, तो मेंटेनेंस उसमें आप बियर करते हो, और जब लीज पे लेते हैं तो मेंटेनेंस आप बियर नहीं करते, राइट। तो मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस, ये ऐसी चीज़ें, ठीक है, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स और इंश्योरेंस, ठीक है, ये ऐसी चीज़ें कि यार इसमें क्या होता है कि अगर आप लीज पे ले रहे हो तो आप बियर नहीं करोगे, पर अगर आप बोरो करके बाय करते हो तो आप इसको बियर करोगे, तो आप ये खर्चे ले रहे हो। पर जैसे कि कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस है, ये एडिशनल एक्सपेंसेस बोल के रखा था 80,000, ये 80,000 दोनों जगह लग रहे हैं, ये इसको ये मानना पड़ेगा कि दोनों जगह लग रहा है, मतलब कि आप लीज में भी ले रहे हो तो भी खर्चा है, ये एडिशनल उधर भी खर्चा है अगर आप बोरो करके बाय कर रहे हो। तो ऐसा कैसा सेंस ये दोनों जगह ही अगर खर्चा है तो इसको फिर क्यों लेना है, ये तो कॉमन आइटम हो गया ना। तो मैं आपको वापस बता देता हूँ कि हमने क्या किया था कि इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, और ये इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन इसलिए इधर इंस्टॉलमेंट नहीं आएगा क्योंकि पेमेंट ही बुलेट रिपेमेंट हो रहा है। तो इंटरेस्ट था, डेप्रिसिएशन था, एक्सपेंडिचर था, तो भैया इसमें से अपने टैक्स शील्ड माइनस करी, ठीक है, तो हमारा कैश आउटफ्लो आ गया। अब हम जब बोरो कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है तब ये होता है, और रेंटल है तो लीज रेंट के हिसाब से मैंने कैश आउटफ्लो पहले ही निकाल चुके थे, ये कैश आउटफ्लो हमारा आ गया। अब समझो
1,10,000 आपका सैलवेज था। तो जिस तरीके से इन्होंने कैलकुलेट करके रखा है, अपन वैसे नहीं करते हैं। अपन ने इधर इंटरेस्ट 36, ये अपन ने पूरा लिखा है, पेमेंट लिखा अपन ने इधर इंटरेस्ट की जगह, ठीक है। ये इंटरेस्ट कॉलम के एक कॉलम के लिए अपन ने पेमेंट बनाया था 36,800 और 2,66,800, ठीक है। 2,66,800 आया था। और रही बात है ये सब अपन ने करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद 1,10,000 का अपना जो है सैलवेज है, तो सैलवेज है उसको भी आफ्टर टैक्स करेंगे, राइट, उसको भी आफ्टर टैक्स करना रहेगा। तो देखो इस तरीके से जो है एडिशनल एक्सपेंडिचर का भी इन्होंने नोट डाल दिया है। और अब लेसर की तरफ से जो है हमको इवेल्युएट करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। अब जो है लेसर में इनफ्लो माइनस आउटफ्लो होगा, तो आउटफ्लो तो हमारा कॉस्ट ऑफ मशीन ही होगा, इनफ्लो जो है वो 219,145 है। अब इनफ्लो जो है हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब बात आती है कि जब को जो है इवेल्युएट करना है लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, इवेल्युएट लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो जब लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि भैया उसको तो क्या मिल रहा है, उसको लीज रेंटल मिल रहा है, ठीक है। अगर हम देखें तो एनुअल रेंट है 85,000 प्लस 5% ऑफ एनुअल बिलिंग, तो अगर हम देखें तो उसको तो यही मिल रहा है। साथ ही साथ जो डेप्रिसिएशन है, ठीक है, डेप्रिसिएशन पर उसको टैक्स सेविंग हो जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग है और जो सैलवेज वैल्यू है उस पर उसको जो है टैक्स रहेगा, तो आफ्टर टैक्स सैलवेज वैल्यू। तो अगर हम देखें, अगर हम डेप्रिसिएशन वाले पोर्शन की बात करें तो इतना उसको मिल रहा है, ये है 125,347, राइट। पर ऐसा कैलकुलेट करने से पहले हम ये समझे कि हम नेट में ही निकाल लेते हैं ना। देखो 85,000 तो तुमको मिल रहा है, ये 85,000, ये 85,000, ये 85,000, ठीक है। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू करने की जगह हम टोटलिटी में ही सबका ही प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ना। किस तरीके से निकलेगा टोटलिटी में सबका प्रेजेंट वैल्यू? देखो आपने जो है 85,000 लिया, तो 85,000 तो लिखो क्योंकि आपको तो वो रेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है। एक लेसर है जो अपनी मशीन को लीज कर रहा है, ठीक है, ओके। अब ये जो लेसर है ऑब्वियस ही बात है कि इसको प्लस 11,000, 13,000, 13,000, ये कैसे आएगा 11,000, 13,000, 13,000, ये बिलिंग है, बिलिंग का पैसा 11,000, 13,000, 13,000, ठीक है। तो 96,000, 98,000 और 98,000 इसको मिल गया। अब देखो जैसे ये बात हुई थी कि जो मेंटेनेंस है, प्रॉपर्टी टैक्स है, इंश्योरेंस है, तो अब ऐसे केस में जब लेसी परचेस करता है, ठीक है, जब लेसी परचेस करता है बोरो करके, तब ये आईएमपी वैल्यू कॉस्ट उसको बियर करनी पड़ती है। लीज वाले केस में लेसी को बियर नहीं करना पड़ता, मतलब कि लीज वाले केस में लेसी को बियर नहीं करना पड़ता। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि लेसर को ये बियर करना पड़ता होगा, और साथ ही साथ जो है लेसर ये बियर करता है डेप्रिसिएशन। तो 96,000 ये जो भी है, ठीक है, तो ये तो उसको जो इनकम मिलने होने वाली है, ठीक है। अब ये इनकम होने वाली है, उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, कितना माइनस कर दो? ये 20,000, ठीक है, और साथ ही साथ 40,000 ये डेप्रिसिएशन के। तो ये तुम्हारा टोटल इनकम आ गया बिफोर टैक्स, ठीक है, ये टोटल इनकम बिफोर टैक्स आया। पर ये तरीका जो है हम नॉर्मल ये फॉलो नहीं करते। हम क्या कर रहे थे कि जो इनकम हो रही है वो इनकम हम आफ्टर टैक्स लेते थे। जैसे ये था, तो ये 96,000 है, 98,000 है और 98,000 है, आफ्टर टैक्स करो तो कितना होगा? 48,000, 96 है तो ओके 96 है तो 48,000 और 98,000 है तो 49,000 और ये 49,000, ठीक है। फिर हम क्या करते थे कि एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उसका टैक्स बेनिफिट लेते थे, ठीक है, उसका नॉन कैश का टैक्स बेनिफिट लेते थे। तो इधर 98,000 में 20,000 साल तुम्हारा मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर है, तो ठीक है, तुमको 96,000 करके 20,000 तुमको ये माइनस करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 96,000 और 20,000 माइनस करके 76,000, ये 78,000 और 78,000। अब तुम डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट ऐड करो जो है 20,000 ऐड करो डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट, ठीक है। तो तुमको वहाँ से इन्फ्लो हो रहा है, तुमको डेप्रिसिएशन से भी टैक्स बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा ये हो गया 76,000 का आफ्टर टैक्स करो, उसका 50% कितना हुआ? 38,000। तो तुमने इधर 38,000 करा, ठीक है, तुमने इधर जो है 38,000 करा, 76 का 50% 38,000, इधर तुमने 39,000 करा और इधर तुमने 39,000 करा। साथ ही साथ टैक्स बेनिफिट जो है वो भी तुम्हारा देगा, क्योंकि तुमको टैक्स बेनिफिट भी है नॉन कैश का, तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर का टैक्स बेनिफिट है, ठीक है। अगर आप देखो तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर का टैक्स बेनिफिट है, तो जो टैक्स बेनिफिट है वो 20,000 है। तो आपने इस तरीके से कैलकुलेट करते हुए 58,000, 59 और 59,000 लेकर आए। ये तो तुम्हारा है ही है। साथ ही साथ स्क्रैप वैल्यू,
स्क्रैप वैल्यू है, सैलवेज वैल्यू, तो 1,10,000 की आपकी सैलवेज वैल्यू है। और इस तरीके से जो है आपने कैलकुलेशन करते हुए 3 साल का कैलकुलेट करते हुए प्रेजेंट वैल्यू निकाली। तो प्रेजेंट वैल्यू यही, इनिशियल कॉस्ट ये है, एनपीवी नेगेटिव है। तो अगर आप देखो तो जो है एनपीवी लेसर की नेगेटिव है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा प्रपोजल। एनपीवी लेसर की नेगेटिव है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप क्या समझिए, जब हमको एनपीवी निकालनी रहती है तो एनपीवी कैसे निकालती है कि जो हमारा रेंटल है, तो रेंट में से हमने कैश एक्सपेंडिचर या अपन बोल सकते हैं इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स भी एक्सपेंडिचर है, ये माइनस करके जो है हमने इसको आफ्टर टैक्स करा। साथ ही साथ जो है नॉन कैश एक्सपेंडिचर का टैक्स शीट वो भी रहेगा, नॉन कैश एक्सपेंडिचर का टैक्स शीट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो अब जो है 13 और 14 भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि कंपनी इज प्लानिंग टू एक्वायर मशीन कॉस्टिंग 5 लाख, मतलब मशीन एक्वायर करनी है 5 लाख की, लाइफ जो है वो 5 साल है। अब 2 ऑप्शन है, ऑब्वियस सी बात है 2 ऑप्शन है कि या तो लीज पे ले लो, ठीक है, या तो बोरो कर लो। तो बोरो करोगे तो बैंकर से बोरो करोगे, और जब बैंकर से बोरो करोगे 10% पे बोरो करोगे, प्रिंसिपल अमाउंट तो तुम्हारा 1 2 3 4 5 इक्वल पे हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन इक्वल पे होगा, पर जो इंटरेस्ट है उसमें ऑब्वियस बात है इंटरेस्ट तो तुम्हारा ऐड होगा ही होगा, ठीक है। तो मशीन अब एंड में जो सोल्ड होगा वो सोल्ड होगा 50,000 पे। फर्दर इन्फॉर्मेशन ये है कि जो है ये जो भी पेमेंट होगा वो लास्ट डे होगा, तो ये एक ईजी हो गया कि चलो लास्ट डे हो रहा है। मशीन विल बी फुल्ली डेप्रिशिएटेड, वो फुल्ली डेप्रिशिएट होगी ओवर इट्स इफेक्टिव लाइफ, तो फुल्ली डेप्रिशिएट हो गई। तो देखो अब इधर क्या लिखा हुआ है, मशीन विल बी फुल्ली डेप्रिशिएटेड, और इधर बोल रहे हैं एसएलएम। अगर आप देखो तो इधर क्या लिखा हुआ है, 1 सेकेंड, डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें, ओके, इधर डेप्रिसिएशन की ऐसी कोई बात नहीं करके रखी हुई थी, बस ये बोला था 5 चुकल इंस्टॉलमेंट में पे होगा और 50,000 पे सोल्ड होगा। तो ऐसा लगा कि जब 50,000 पे सोल्ड होगा तो हम जो है 5 लाख में से 50,000 माइनस करके ये बचा हुआ एसएलएम पे कर देंगे। तो मशीन विल बी फुल्ली डेप्रिशिएटेड ओवर इफेक्टिव लाइफ, तो उसकी इफेक्टिव लाइफ में मशीन फुल्ली डेप्रिशिएट हो जाएगी। अब जब मशीन फुल्ली डेप्रिशिएट हो जाएगी तो ऐसे केस में फिर एसएलएम क्या ही लगा, इधर तो कैपिटल गेन हो जाएगा, क्योंकि फुल्ली डेप्रिशिएट मतलब 0 हो जाएगी, फिर भी 50,000 हमको मिल जाएगा, मतलब हमको कैपिटल गेन है। टैक्स रेट 30% है, ठीक है। तो इधर फुल्ली डेप्रिशिएट, इधर उर्दू में टैक्स 30% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है, ठीक है। तो इधर थोड़ा सा ध्यान रखना। तब हमको क्या करना है, वही 2 ऑप्शन है, बोरो करना कि लीज़ पे, ठीक है। तो पहले तो हम लीज़ वाले कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जब लीज़ वाला कैलकुलेट करना है तो इसमें फिर रेंटल क्या है, ये तो बोल रहा है कि आपको लीज़ रेंटल तो कैलकुलेट करना है कि लीज़ रेंटल कितना है जिससे इनडिफरेंट हो जाए। तो ऐसा लीज़ रेंटल कैलकुलेट करो जिससे इनडिफरेंट हो जाए। तो ऐसा करते हैं एक बार अपन कि बोरो के हिसाब से पहले नेट कैश का वो आउटफ्लो निकालते हैं, ठीक है। जब बोरो करके अपन नेट कैश आउटफ्लो निकालेंगे फिर अपन समझ लेंगे कि इतना ही लीज़ रेंटल होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम वैसे भी बोरो करते हैं और बोरो करके जब हम आउटफ्लो कैलकुलेट करते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं इधर भी कि इधर इंस्टॉलमेंट, वही ईयर आ गया। अब इंस्टॉलमेंट ये 1 2 3 4 5, ठीक है। इंस्टॉलमेंट हम कर लेंगे कि इंस्टॉलमेंट कितना पे हो रहा है, ठीक है। कि देखो इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ना, तो प्रिंसिपल ऐसा करते हैं इंटरेस्ट का कॉलम बनाने, इंस्टॉलमेंट का पहले कॉलम बनाने की जगह प्रिंसिपल का कॉलम, इंटरेस्ट का कॉलम और एक इंस्टॉलमेंट का कॉलम करते थे। तो हमारा ये हो गया इंस्टॉलमेंट का कॉलम हमने बना दिया, हमारा पेमेंट है इंस्टॉलमेंट के थ्रू। फिर यही जो है एक डेप्रिसिएशन का कॉलम बना दो, और डेप्रिसिएशन के बाद एक टैक्स शील्ड का कॉलम बना दो, क्योंकि आप पेमेंट तो कर रहे हो पर आपको टैक्स शील्ड भी तो है, तो टैक्स शील्ड का बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो अपन अब करते हैं। अब प्रिंसिपल अगर वो बोल रहे हैं कि 5 इक्वल में हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट पे होगा, तो अपन ने कर दिया कि 5 में अपन इधर लिख दिए पूरे 1 लाख, ठीक है। 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, ये तीनों 1 लाख इसलिए लिखे क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो मशीन तो 1 लाख की है। अब देखो बात आती है इंटरेस्ट की, तो देखो पहले 10 लाख पे कितना परसेंट होगा, ये जो है 8% है क्या, नहीं ये फॉर्म 10% है। तो पहले 10 लाख पे, पहले 5 लाख पे 10% तो हो गया 50,000, फिर 1 लाख पे हो गया तो 4 लाख पे 10% 40,000, फिर 30,000, फिर 20,000, फिर 10,000, ये करके हमने इंस्टॉलमेंट तो निकाल ली, ठीक है। अब इसके बाद डेप्रिसिएशन है। अब पॉइंट ये है डेप्रिसिएशन का, अभी अपन अपना नॉर्मल के हिसाब से चलते हैं तो अपन तो 4.5 लाख को 5 से डिवाइड करके 90,000 करते हैं डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन 90,000 अपन करते हैं, कोई दिक्कत थी ही नहीं।
पर इन्होंने ऐसा करके ही नहीं रखा है, इन्होंने एनुअल डेप्रिसिएशन ले लिया, 1 लाख का एनुअल डेप्रिसिएशन ले लिया। तो वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया ये तो एनुअल डेप्रिसिएशन 1 लाख का ले लिया इन्होंने 90,000 की जगह। तो सिंस हमने जो है आउटफ्लो पर्टिकुलर जो है कैलकुलेट किया, हमने डेप्रिसिएशन जो प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है हमारा, ठीक है, हमने फिर टैक्स सेविंग जो भी निकलती है, नेट कैश आउटफ्लो निकला। अब हमने जो है डिस्काउंटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है 8% से करी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि इधर सिंस जो है पूरा ही का पूरा ही डेप्रिशिएट हो चुका है, तो ये जो 50,000 है, ठीक है, ये तो 50,000 है, ये हमारा हो गया कैपिटल गेन। अब जब कैपिटल गेन होता है तो ये हमारा आउटफ्लो और कम कर देगा, ठीक है। कैपिटल गेन हो रहा है तो सबसे पहले कैपिटल गेन भी 1 - की होगा और इसकी भी डिस्काउंटिंग होगी। तो यही है, 80 हुआ, इसकी भी डिस्काउंटिंग हुई, ये आया, और इस तरीके से हमारा कैश आउटफ्लो जो है कम हो गया। तो 343,812 हमारा कैश आउटफ्लो है। अब समझो 343,812 हमारा कैश आउटफ्लो है, और हमें जो है अब हमारा रेंटल भी इतना ही लाना है ताकि 343,812 पे आ जाए। तो 1/1.08 हम जो है ये 5 साल के जो फैक्टर है उसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो एक बार प्लस करके देखो कितना आ रहा है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको याद रखना पड़ेगा कि जो लीज रेंटल है ये तो हमने निकाल लिया, ठीक है, कि ये जो है हमारा 86,104 होना चाहिए, पर ये जो 86,104 है ये आफ्टर टैक्स रेंट है। तो आफ्टर टैक्स को बिफोर टैक्स करना पड़ेगा, और 123,006 जो है ये पर्टिकुलर जो है ये हमारा लीज रेंटल रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा लीज रेंटल पेबल रहेगा। ये लीज रेंटल पेबल जो है ये हमने माना है कि ये भी एंड में ही पे होता है, ठीक है। पर अगर ये बिगिनिंग में पे होता, ठीक है, तो ये जो 3.993 है ये फैक्टर फिर हमारा रहता नहीं, हमारा ये फैक्टर हो जाता, और इसके हिसाब से जो है हमारा एनुअल लीज रेंटल निकलता, जिसको डिवाइड बाय 70% करते हो 113,906 आता। तो हमको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमने डिवाइड बाय 70% किया है, इसका मतलब ये है कि हमने टैक्स बेनिफिट भी बिगिनिंग में ले लिया, जबकि टैक्स बेनिफिट तो जो होता है हमको एंड में मिलता है। तो ऐसे केस में देखो, पहले तो हमने माना ही नहीं बिगिनिंग है, तो हमने वैसे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। बिगिनिंग होता तो हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बिगिनिंग है और टैक्स अरियर तो हमको एंड में कैलकुलेट होगा, तो हमने क्या किया कि बाकायदा पहले तो बिगिनिंग में रेंट है तो बिगिनिंग में रेंट इतना, टैक्स बेनिफिट तो हमको एंड में ही देगा, तो टैक्स बेनिफिट हमको एंड में इतना रहेगा, बस ये माइनस कर दो, तो ये इफेक्टिव रहेगा, और इस तरीके से आपका ब्रेक इवन लीज रेंटल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ब्रेक इवन लीज रेंटल का, ठीक है। अब ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब ये बोल रहे हैं कि अल्टरनेटिवली आप जो है पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी ले सकते हो, कि जो 8% दे के रखा है वो 8% कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जगह आप ये ले लो, ठीक है, तो वो भी चलेगा। तो समअप कैसे करें? समअप भैया ये बनता है अपना समअप जो है, समअप ये बनता है कि आपने बाकायदा प्रिंसिपल, ठीक है, इंटरेस्ट आपने अलग से ऐड करा, टोटल आया, आपने डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लेके आउटफ्लो निकाला, 8% का याद रखना, इन्होंने इधर 8% लिया है, ले सकते हैं तो भैया इसको 7% भी ले सकते हैं, ठीक है। फुल्ली डेप्रिशिएटेड वाला कंसेप्ट था कि फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया तो SLM मत मानना, ठीक है। डेप्रिसिएशन के इधर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैपिटल गेन होगा जी, कैपिटल गेन का आपने ध्यान रखा। ब्रेक इवन लीज रेंटल है, तो आपको जो लीज रेंटल आएगा उसको बाकायदा आपको जो है वो करना पड़ेगा, क्या 1 - की मतलब कि डिवाइड बाय 0.70 करना पड़ेगा। और दो अल्टरनेटिव थे कि अगर बिगिनिंग में हो तो किस तरीके से कैलकुलेट करना है, और बिगिनिंग में है और अरियर जो है जो टैक्स बेनिफिट है वो एंड ऑफ द ईयर रहेगा, तो आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो ये ब्रेक इवन लीज रेंटल का एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है।